In this video lecture, we are going to discuss chapter number 8 of class ninth, and the name of the chapter is nutrition. And the topic that we are going to discuss is digestion in humans. बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए हमें अपनी डाइट को लेना पड़ता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को कैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, यानी कि डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाता है, इसको डाइजेशन इन ह्यूमंस में डिस्कस किया जाएगा। डाइजेशन इन ह्यूमंस बेसिकली आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पाथवे का मजमूआ है। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन हमारे पास है क्या। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन आपके पास कन्वर्जन ऑफ complex food substances into simplest food substances थ्रू मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। यानी कि हमारे पास डाइजेशन इन ह्यूमंस बेसिकली ये है कि हम जब खाना खाते हैं तो वो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, और इन लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में डिवाइड करना डाइजेशन कहलाता है। यानी कि हमारी बॉडी या हमारा स्टमक खाने के बड़े पार्टिकल्स को या फूड के बड़े पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमें फूड के पार्टिकल्स को लार्जर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलेस्ट कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना होता है, जिससे आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स एंड अदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी डाइट के अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स लाजमी मौजूद होते हैं। अब हमारी बॉडी जो है वो बॉडी जो है जो हमारे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है, जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, सिंपलेस्ट शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स। ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अपने अंदर टेक इन नहीं कर सकती। तो इस वजह से जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में, जिसमें आपके पास आ जाता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेक्राइड की डाइट आप टेक इन कर रहे हैं तो हमें पॉलीसेक्राइड को ब्रेक करना पड़ेगा सिंपलेस्ट शुगर सब्सटेंसेस में, जिससे बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब करवा के ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करवा सके। इसी तरह अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, तो हमें लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी टाइट अमीनो एसिड की फॉर्म में टेक इन करती है। इसी तरह आपके पास लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स के स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा जिससे बॉडी इसको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। अब हमारा जो सेल है उसको जो बेसिक ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की होती है, वाटर की होती है, सॉल्ट की होती है, अमीनो एसिड की होती है, सिंपलेस्ट शुगर की होती है, फैटी एसिड्स की होती है और विटामिन्स की होती है। अब ये जो स्मॉलेस्ट आपके पास एनर्जी सप्लायर्स हैं, ये आपकी मेम्ब्रेन में इजीली क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बेसिक 3 एनर्जी सप्लायर्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स की, तो ये अर्थ में रेयरली अवेलेबल है, यानी हमारी सराउंडिंग में रेयरली अवेलेबल है। अब सच सब्सटेंसेस आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं आपके पास जो होते हैं फैटी एसिड्स, सिंपलेस्ट शुगर और अमीनो एसिड्स, ये लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बिगर यूनिट है वो पॉलीसेक्राइड है, और अमीनो एसिड का जो बिगर कम्प्लेक्स यूनिट है वो प्रोटीन्स है, और आपके पास फैटी एसिड का जो बिगर यूनिट है वो लिपिड्स है। तो आप अपनी डाइट से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म में होती है, और लिपिड्स ये बड़े यूनिट है। हमें जब हम इनको डाइट
को टेक इन करते हैं तो हमारे माउथ और बकल कैविटी में इन प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे प्रोटीन ब्रेक होके आपके पास अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। इसी तरह पॉलीसेकेराइड आपके पास डिवाइड होता है आपके पास सिंपलेस्ट शुगर में, जो आपके पास मोनोमर है, दैट इज़ मोनोसेकेराइड है, और लिपिड्स आपके पास ब्रेक होता है फैटी एसिड्स के अंदर, जो कि इजीली आपके पास आपके सेल्स में डिफ्यूज़ कर सकती है। जो बिगर कम्प्लेक्स यूनिट है, जैसे कि आपके पास प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड में आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, लिपिड्स हैं, ये इजीली डिफ्यूज़ नहीं हो सकती और आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इस प्रोसेस को, जिसमें आप लार्जर मालिक्यूल्स को, जो कि नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म होती है, उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर, जो कि आपकी डिफ्यूजेबल फॉर्म होती है, इस प्रोसेस को आप डाइजेशन का नाम देते हैं। यानी कि मैं अगर इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करूं तो इस तरह हम कंक्लूड करेंगे कि हम जब खाने के बड़े मालिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर, तो आपके पास थ्रू मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, तो इस प्रोसेस को डाइजेशन का नाम देते हैं। जैसे कि हम कोई मिसाल लेते हैं, जैसे कि आप कोई भी डाइट टेक इन करते हैं, अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में है तो कार्बोहाइड्रेट्स के बिगर यूनिट की फॉर्म में होगी, जैसे कि पॉलीसेकेराइड है। अब पॉलीसेकेराइड में हम फॉर एग्जांपल एक स्टार्च की एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब स्टार्च ब्रेक होता है तो वो डाइट को कन्वर्ट करता है पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में, और जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च कन्वर्ट होगा माल्टोज में। अब माल्टोज फर्दर डाइसेकेराइड है, तो उसको और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अब डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करेंगे, तो माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। यानी अगर आप इजीली इस बात को समझने की कोशिश करें तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरीज हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। अब ट्राइसेकेराइड जो आपके पास है उसकी एग्जांपल ट्राइसेकेराइड में ट्राइसेकेराइड नहीं कहते, इसको कह लेते हैं पॉलीसेकेराइड, मतलब मोर देन 2 डाइसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें हम एग्जांपल जब हम स्टार्च की लेते हैं तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ये कन्वर्ट करेगा आपकी डाइट को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, जब डिवाइड करेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको, तो ये माल्टोज में कन्वर्ट होगी, और माल्टोज फर्दर इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, जो आपके पास एक मोनोसेकेराइड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास आप शुगर टेक इन करते हैं जो कि एक सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक करता है डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड की तरफ, जो कि एक मोनोमर है, उसमें ग्लूकोज और किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, फ्रुक्टोज के अंदर इसको क्या कर देता है आपके पास कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह अगर हम बात करें लैक्टोज की, जो मिल्क के अंदर मौजूद होता है, तो लैक्टोज कन्वर्ट करता है आपकी मिल्क शुगर को लैक्टोज में और ग्लूकोज में। यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम लैक्टोज को टेक इन करते हैं, जो कि मिल्क शुगर है, उसको कन्वर्ट करेगा लैक्टोज के अंदर और ग्लूकोज के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिपिड्स की मिसाल लेते हैं, तो लिपिड्स आपके पास डाइट के अंदर ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड एस्टर्स होते हैं, तो ट्राई मीन्स 3, ग्लिसराइड मीन ग्लिसरोल्स, यानी ट्राइग्लिसराइड मीन ग्लिसरोल्स के सराउंडिंग में 3 फैटी एसिड्स लगे होते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड एस्टर या लिपिड्स को ब्रेक करेंगे तो आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे फैटी एसिड्स के। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनको बॉडी क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। इस तरह जब मीट लेते हैं, ठीक है, तो मीट में क्या मौजूद होती है, प्रोटीन। अब प्रोटीन डायरेक्ट टेक इन नहीं की जा सकती, उसको पहले स्मॉलर सब यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ता है, और प्रोटीन के स्मॉलर सिंपलेस्ट यूनिट्स कौन से होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी टेक इन करती है और उसको खुद अपने आप को क्या प्रोवाइड करता है, उस अमीनो एसिड को कंबाइन करने से प्रोटीन सप्लाई करती है। यानी अमीनो एसिड जब बॉडी को मिलता है तो बॉडी सिंथेसाइज करती है दोबारा प्रोटीन को। तो अगेन मैं रिवाइज करता चलूँ थोड़ा, मैंने और ब्रीफ डिस्कशन दी डाइजेशन इन ह्यूमंस की। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस है क्या, बेसिकली आपके पास जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होते हैं डाइट के, जब आप उसको डायरेक्ट टेक इन नहीं कर सकते तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है लार्जर मालिक्यूल से स्मॉलर मालिक्यूल्स की तरफ। जब डाइट को लार्जर मालिक्यूल से स्मॉलर मालिक्यूल्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो बॉडी ईजिली उसको टेक इन कर सकती है, यानी कि सेल भी उसको आसानी से डिफ्यूज़ कर सकता है। यानी ये हमारी स्टेट होती है
द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज डिफ्यूजिबल फॉर्म विच इज़ डिफ्यूज इनटू द सेल, जो ब्लड स्ट्रीम में आसानी से इंटर कर सके। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि डाइजेशन इन ह्यूमंस में हम डाइट को कैसे टेक इन करते हैं और कैसे वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करती है। तो बेसिकली इस स्लाइड पे अगर आप फोकस करें तो डाइजेशन इन ह्यूमंस कंप्रोमाइज द फॉलोइंग फेजेस। तो हमारे पास जो डाइजेशन होती है वो फॉलोइंग स्टेजेस से होकर गुजरती है। इसमें पहला स्टेज क्या है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू बकल कैविटी। जब आप खाना अपने माउथ के थ्रू इंटर करते हैं, बकल कैविटी में इंटर होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। अब बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन तो मैंने अभी आपको समझाया। इसमें क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में, यानी नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं डिफ्यूजिबल फॉर्म में। हमारा स्टमक इसको डाइजेस्ट करता है। इसके बाद क्या होता है, फूड। वो फूड क्या होता है, जब एसोफेगस से ट्रैवल करके आता है तो एब्जॉर्ब होता है। डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड एंड लिम्फ। जब एसोफेगस से ट्रैवल करके आपके पास डाइट स्टमक में आती है, स्टमक में 4 से 5 आवर्स के लिए स्टोर होने के बाद जब वो इंटर करती है स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन में, तो वहाँ विलाइज के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में और लिम्फ में, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड की। अब जब ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रैवल करने लग जाती है तो बॉडी को फिर उससे एनर्जी मिलती है, और बॉडी के यानी कि सेल्स को एनर्जी मिलती है। जब सेल्स को एनर्जी मिलती है तो होल बॉडी उससे कॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी उससे होल बॉडी को एनर्जी सप्लाई हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्बिंग सिंपलेस्ट फूड, और उससे क्या बनते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, यानी जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोजन बनती है। इसी तरह डेफिकेशन की बात करें तो जब आपका वो मटेरियल जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनको फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। यानी इंजेशन क्या हुआ कि हम फूड को टेक इन कर रहे हैं, डाइजेशन क्या हुआ, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर सकें। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर वो डाइजेशन एब्जॉर्ब हो रही है, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। असिमिलेशन क्या होती है, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एनर्जी ट्रैवल करके बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके होल्स इंडिविजुअल को एनर्जी सप्लाई कर रही है। डेफिकेशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि आपके पास डेफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास बड़े मालिक्यूल जिनको स्मॉलर मालिक्यूल में फर्दर डिवाइड नहीं किया होता उनको अनडाइजेस्ट कर दिया जाता है, जिसको आप अपना वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और देखते हैं इस स्लाइड को। इस स्लाइड के अंदर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक दिखाया गया है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक जो आपके पास होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल and the second, the key component that is involved for the digestion of food is accessory glands. अब बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री अब कैनाल क्या होता है। The digestive system of human consists of a long tube that extend from mouth to anus. This tube is called as alimentary canal. यानी कि ऐसी ट्यूब जो आपके माउथ से लेकर आपके एनस तक मौजूद होती है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, इसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अब ये किन किन पार्ट से मिलकर बनी होती है उस पे बात कर लेते हैं। देखें इस डायग्राम के अंदर, ये आपके पास ओरल कैविटी है। ठीक है, ओरल कैविटी से फिर फेरेंक्स, फेरेंक्स से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से आपके पास स्मॉलर इंटेस्टाइन, और स्मॉलर इंटेस्टाइन से ये वाली आपके क्या हो जाएगी, लार्जर इंटेस्टाइन से एनस की तरफ। ये पूरा पाथवे आपके पास क्या कहलाता है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। दोबारा बात करता हूँ कि आपके पास एक लॉन्ग ट्यूब है जो आपके माउथ यानी कि बक्कल कैविटी से एनस तक मौजूद होती है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, ये आपके पास कहलाती है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, माउथ दैट इज बक्कल कैविटी, फिर फेरेंक्स एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जर इंटेस्टाइन, कॉलन, और उसके बाद अनस।
अब यहाँ तक आपके पास ये पूरी टर्म जो है पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स मौजूद है उनको एक्सेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इन ग्लैंड्स में आपके पास लेवर मौजूद है, ठीक है, पेंक्रियास मौजूद है और सलावरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो डाइजेशन इन फूड का काम करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिस एग्जांपल को हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी ब्रेड को स्वेलो करते हैं, ठीक है, या मटन को स्वेलो करते हैं तो आपके पास कैसे ये स्मॉल पार्टिकल्स लाइक अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट होके बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। फर्स्ट स्टेप, जब आप खुराक को टेक इन करते हैं तो आपकी बक्कल कैविटी अपना रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम खाना टेक इन करते हैं तो उसके बाद आप देखें फर्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी इज़ द स्पेस बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मैनी फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी बेसिकली बात कर रहा है आपके माउथ की, और माउथ के थ्रू आप डाइट को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और ये आपके पास इस पूरी स्पेस को आपकी टोंग से लेकर डाउनवर्ड जो आपका ऑल पार्ट है जो कि आपके पास अबव द फेरेंस तक पार्ट है, ये सारा आपके पास ओरल कैविटी में आता है, जिसमें टीथ, आपके पास टोंग और सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह शामिल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप खुराक को टेक इन करते हैं, ठीक है, टेक इन होने के बाद आपकी खुराक को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्टिंग द फूड इज़ कॉल्ड फूड सिलेक्शन। अब फूड सिलेक्शन कैसे की जाती है इस पे बात करते हैं। जब आपकी खुराक इंटर करती है ना बेटे, और ओरल कैविटी के अंदर, जब वो ओरल कैविटी के अंदर इंटर करती है तो आपकी जो टोंग होती है उसको टेस्ट करती है और फेल्ट करती है। ठीक है, अगर उसको टेस्ट ओल्ड लग रहा हो, जैसे मटन की बात कर लेते हैं, अगर उसको टेस्ट थोड़ा सा भी ओल्ड लग रहा होगा ना, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। इसी तरह अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ टेक इन करते हैं जो टीथ और टंग उसको हार्ड महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे डर्ट, सैंड, उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो इस तरह वो सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ विजन से फूड को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। दोबारा बात करता चलूँ, फूड सिलेक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि फूड सिलेक्शन जब खुराक ओरल कैविटी में इंटर होती है ना, तो उसको टेस्ट किया जाता है और उसको फेल्ट किया जाता है। अगर आप मटन टेक इन कर रहे हैं और वो ओल्ड है, ठीक है, ठीक है, और उसको फिर क्या करेगा, आपका माउथ रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह आपकी टोंग और टीथ उन हार्ड ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट कर देंगे जिनमें डर्ट पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इस तरह सेंस ऑफ स्मेल एंड विजन आल्सो हेल्प्स ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड मेस्टिकेशन, जिसको च्यूइंग भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज एसोफेगस कैन ओनली पास स्मॉलर पीसेस। देखें, जब आप डाइट को टेक इन करते हैं तो वो लार्जर मालिक्यूल्स या कम्प्लेक्स मालिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होती है, तो उसको च्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसमें बात करते हैं कि आप क्या करते हैं इसमें, कि जब आपके पास जब स्टमक में डाइट जाती है तो एंजाइम्स ना लार्ज पीसीज पे एक्ट नहीं कर सकते, उन्हें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है पर पीसीज स्मॉल चाहिए होते हैं जिन पे वो एक्ट कर सकें। तो प्रोसेस ऑफ चूइंग या द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग द फूड बाय टीथ इज कॉल्ड एज चूइंग और मेस्टिकेशन। ठीक है, उसके बाद खुराक आपके पास स्मॉलर पीसेस में क्या हो जाती है, टीथ के थ्रू डिवाइड हो जाती है, और टीथ उस डाइट का सरफेस एरिया ज़्यादा कर देते हैं और छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड और फोर्थ स्टेप की। थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी आर लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। अब बात करते हैं लुब्रिकेशन क्या है और केमिकल डाइजेशन क्या है। अच्छा, जब द च्यूइंग प्रोसेस, जो आप कोई भी खाना टेक इन कर रहे होते हैं तो वो च्यू हो रहा होता है आपके टीथ के अंदर। तो जब आपकी च्यू हो रहा था तो सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाते हैं, जो आपके मौजूद होते हैं अंडर द टंग मौजूद होते हैं, बिहाइंड द जॉज मौजूद होते हैं और इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स मौजूद होते हैं। जब डाइट आपकी च्यू हो रही होती है बाय द टीथ एंड बाय द टोंग, तो फिर उससे
आपके सलाइवरी ग्लैंड रिलीज होते हैं, ठीक है, जिनको सलाइवा कहा जाता है। यानी कि जो आपके ग्लैंड्स जूस रिलीज करते हैं जिनको सलाइवा कहते हैं इन ओरल कैविटी के अंदर, और ये सलाइवा वाटर को ऐड करता है एंड म्यूकस टू द फूड विच एक्ट एज लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू एसोफेगस। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो थर्ड स्टेप लुब्रिकेशन है, आप जब खाने को च्यू कर रहे होते हैं तो यानी कि जब आप इसकी मेस्टिकेशन कर रहे होते हैं, यानी कि लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं, तो आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपके अंडर द टोंग बिहाइंड द जॉज एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर मौजूद होते हैं, ये जूस रिलीज करते हैं जिनको सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवा जब ओरल कैविटी में इंटर होता है ना, तो ये सलाइवा ऐड करता है वाटर एंड म्यूकस किसके अंदर, फूड के अंदर। यानी फूड जब हार्ड होता है तो उसको जूसी बनाने के लिए उसमें वाटर और म्यूकस ऐड किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसमें लुब्रिकेशन एक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये लुब्रिकेशन ऐड हो जाती है, ठीक है, तो ये फिर एसोफेगस में इजीली क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। इसके अलावा सलाइवा एक एंजाइम टेक करता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। अब सलाइवरी अमाइलेज कैसे एक्ट करता है जब आप स्टार्च को टेक इन करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड की फॉर्म है, तो ये स्टार्च की डाइट को आपका जो अमाइलेज होता है ये ब्रेक करके आपके पास पॉलीसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज स्टार्च को कन्वर्ट करता है आपके पास माल्टोज के अंदर, और ये 30% ब्रेकेज का काम करता है। यानी कि तमाम स्टार्च को माल्टोज में नहीं कन्वर्ट कर देता, ये सिर्फ और सिर्फ 30% स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइलोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को आपकी केमिकल डाइजेशन या ओरल कैविटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है आपके पास स्मॉलर पीसेस के अंदर। प्रोटीन्स और फैट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को नहीं कन्वर्ट किया जाता, उनकी डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है और सिर्फ ये प्रोसेस 30% तक डिवीजन में परफॉर्म किया जाता है। During it, the pieces of food are rolled up by the tongue into small slippery spherical mass called bolus। जब आपका ये फंक्शन परफॉर्म हो जाता है तो जो टोंग होती है उसको रोल अप करती है और रोल अप करके स्लिप कर देती है स्फेरिकल मास को, जिसको हम बोलस कहते हैं। यानी कि जब आपके पास डाइट में सलाइवा शामिल हो जाता है और अमाइलेज उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको स्मॉल मैस बोल को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। और ये बोलस पुश हो जाती है फेरंग से एसोफेगस की तरफ। दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वाली बात कि जब आप माउथ के थ्रू इंटर करते हैं डाइट को तो सबसे पहले आपके अंदर ओरल कैविटी के अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता है वो फूड सिलेक्शन का आता है। अब फूड सिलेक्शन में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ओरल कैविटी में जब इंटर करता है तो वहाँ पे उसको टेस्ट और फेल्ट किया जाता है। जब उसको टेस्ट और फेल्ट किया जाता है तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप मटन टेक इन कर रहे हैं तो अगर आपको वो ओल्ड लग रहा है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपके टीथ और टोंग उसको हार्ड महसूस कर रहे हैं जैसे कि डर्ट वगैरह है तो तब भी उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह स्मेल और विजन से आपकी फूड ऑफ सिलेक्शन की जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप मैस्टिकेशन और च्यूइंग आता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर आपकी फूड को ओरल कैविटी ग्राइंड करती है बाय द हेल्प ऑफ टीथ। दिस स्मॉलर कन्वर्जन ऑफ डाइट, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके पास, च्यूइंग या मैस्टिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आप मूव करते हैं फिर थर्ड एंड फोर्थ स्टेप की तरफ जिसको लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन कहा जाता है। लुब्रिकेशन के अंदर क्या करता है आपके पास जो आपकी टोंग होती है, ये जब डाइट को च्यू कर रहे होते हैं तो आपकी टोंग के बिहाइंड आपके पास बिहाइंड द जॉज और आपके पास लोअर द टोंग और आपके इन फ्रंट ऑफ द ईयर जो हैं ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो एक जूस रिलीज करते हैं जिसको सलाइवा कहा जाता है। ये सलाइवा आपकी डाइट के अंदर जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाटर और म्यूकस ऐड करता है, ठीक है, जिससे लुब्रिकेशन मिलती है और एसोफेगस में डाइट इजीली क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। इससे पहले एक और प्रोसेस होता है जिसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो आपके ये ग्लैंड्स जिसे सलाइवा कहा जाता है, ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहा
जाता है। सलाइवरी अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होते हैं इनको कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर, जो कि 30% कन्वर्जन होती है आपके पास। उसके बाद इसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स की कन्वर्जन नहीं होती। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सलाइवरी अमाइलेज आपके पास किस डाइट के किस पार्टिकल को कन्वर्ट करता है, दैट इज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है, और किस एंजाइम में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद आपका जो पीसीज ऑफ फूड होते हैं वो रोल्ड होते हैं टोंग से, ठीक है, और स्लिप होके आपके पास फेरेंक्स से एसोफेगस में चले जाते हैं, और ये रोल्ड अप मैस स्फेरिकल मैस ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है आपके पास, बोलस कहलाता है। ये डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं फेरेंक्स एंड एसोफेगस की तरफ। यहाँ पे स्वेलविंग होती है, ठीक है, खाने को स्वेल्व किया जाता है, ठीक है, इंटर करवाया जाता है, और प्रिस्टेलिसिस होती है। कैसे? देखिए, ड्यूरिंग जब आप स्वेलो कर रहे होते हैं डाइट को, उस बोलस को, तो बोलस को पुश किया जाता है बाय द माउथ टू द बैक ऑफ द माउथ बाय द टोंग। टोंग उसको बैक ऑफ द माउथ क्या करवा देती है, ट्रैवल कर देती है। जब टोंग पुश करती है बोलस को तो सॉफ्ट प्लेट क्या होती है, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास एक बार फूड कैनाल होती है आपके पास, और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैनाल होती है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैनाल को सेपरेट करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है। जब आपका बोलस डाउनवर्ड आता है ना, जब आपके पास बोलस डाउनवर्ड आता है तो आपका जो बोलस जब डाउनवर्ड आ रहा होता है तो एपिग्लॉटिस आपके पास ऑन हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो डाउनवर्ड मूव करता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैक को बंद कर देता है और आपका बोलस डाउनवर्ड मूव कर देता है। यहाँ तक जब आपका एक्शन होता है वॉलंटरी होता है। उसके बाद जब आपकी डाइट नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और फिर स्वेलो होती है, तो फेरेंस हैज अडेप्टेशन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल इनटू ट्रैकिया। ये मैं अभी बता चुका हूँ कि एपिग्लॉटिस के थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। वो अपवर्ड फोर्सेस से क्या करती है, मूव करते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेस से मूव करके जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो आपके पास सांस का सिस्टम होता है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और फिर उसको पुश कर देते हैं डाउनवर्ड, आपके पास ऑटोमेटिकली पुश कर देते हैं आपके पास एसोफेगस के अंदर। जब डाइट एसोफेगस में ट्रैवल कर जाती है तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो इस डायग्राम में भी क्लियरली दिखाया गया है कि यहाँ से जब आपके टोंग के थ्रू डाइट इंटर कर रही है तो ये बोलस ऑफ फूड आपके पास ये नज़र आ रहा है। ये बोलस ऑफ फूड जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो आप नोट करें कि इस पॉइंट को आप एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं, ठीक है, और ये आपके पास ट्रैकिया का पाथ है, ठीक है, और ये आपके पास एसोफेगस का पाथ है और ये ट्रैकिया का पाथ है। जब आपके पास ये बोलस डाउनवर्ड मूव करता है तो ये जो एपिग्लॉटिस है आप नोट करेंगे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी ये कर्व अपवर्ड होगा, ठीक है। ये कर्व अपवर्ड जब होगा, अब अपवर्ड अब कर्व डाउनवर्ड हो रहा है, अब ये कर्व डाउनवर्ड हो रहा है तो ये आप नोट करेंगे ये ट्रैकिया क्लोज हो गया, पहले ओपन था फिर क्लोज हो गया, और ये बोलस इस एसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करके डाउनवर्ड क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया जो है आपके पास ये रेस्पिरेटरी आपके पास सिस्टम है, ठीक है, इसमें डाइट इंटर नहीं होती क्योंकि ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रादर ये इंटर होती है आपके पास एसोफेगस में। उसके बाद जब ये एसोफेगस में आ जाती है तो एसोफेगस ऐसी ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है फेरेंस को स्टमक के साथ। ये आपके पास पूरी जो लॉन्ग ट्यूब नज़र आ रही है ये फेरेंस है। अब ये आपके पास ये जो लॉन्ग ट्यूब ये वाली थी, यहाँ से ये लॉन्ग ट्यूब आती है, ठीक है, जो स्टमक की तरफ इंटर करती है, इसको आप क्या नाम देते हैं, आपके पास इसको नाम दिया जाता है फेरेंक्स का, ठीक है। फेरेंक्स से डाउनवर्ड जब ये मूव करती है इसको नाम दिया जाता है एसोफेगस का। अब एसोफेगस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करती है वेव फॉर्म में। ये बेसिकली स्मूथ मसल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स के, ठीक है, यानी कि पेरिस्टालिसिस इज एसोफेगस जो होती है आपके पास, ये आपके पास लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि ये आपके बोलस को डाउनवर्ड इंटर करवाती है। अब ये फुट जब डाउनवर्ड मूव करता है इसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं, और ये पेरिस्टालिसिस फुट को ओरल कैविटी से रेक्टम तक ले जाने की जिम्मेदार होती है, ठीक है। और पेरिस्टालिसिस क्या होता है, इज डिफाइंड एज वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल। आसान अल्फाज में अगर मैं ये आपको बात कन्वे करने की कोशिश करूं
तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपके एसोफेगस में जब बोलस आ जाता है तो वो कंट्रैक्शंस, वेव्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है वो इलास्टिक इन नेचर होता है, वो कंट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है। ये आपको जो स्लॉट नज़र आ रहा है ये कंट्रैक्ट है, जहाँ पे बोलस मौजूद है ये आपके पास पार्ट रिलैक्स है, और फुट को किस तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्ट किया जा रहा है। इस मूवमेंट को, जिसमें कंट्रैक्शन भी परफॉर्म हो रही है, रिलैक्सेशन भी परफॉर्म हो रही है, इस प्रोसेस को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। अच्छा, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जब आपके पास प्रोसेस जब रिवर्स हो जाता है, यानी पेरिस्टालिसिस तो होता है ना कि आपके पास एसोफेगस से डाइट स्टमक में जाती है, जब स्टमक से एसोफेगस के ट्रैवल करते रिवर्स प्रोसेस होता है, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज is called vomiting। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम स्टमक को, जहाँ डाइजेशन होती है, चर्निंग भी होती है और काइम का प्रोसेस भी टेक प्लेस करता है। स्टमक बेसिकली आपके पास एक डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि जब आपके पास एसोफेगस आ रहा होता है तो वो फिर इंटर करता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक क्या होता है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन क्या है इसकी, लोकेटेड कहाँ पे है, लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जस्ट बीनीथ डायाफ्राम, ये इसकी लोकेशन है कि क्योंकि ये लोकेट करता है लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जस्ट बीनीथ डायाफ्राम। स्टमक हैज़ टू स्पिंटर्स, एक उसके पास स्पिंटर कहलाता है जो कि एसोफेगस और आपके पास कार्डिक को ज्वाइन करता है दैट स्लॉट, इसको कार्डियक स्पिंटर कहा जाता है क्योंकि ये दिल के पास होता है। नेक्स्ट आपके पास पाइलोरिक स्पिंटर होता है जो कि आपके पास इन बिटवीन होता है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज ड्यूडीनम। ठीक है, यानी कि स्टमक जो है आपके पास दो मेन जंक्शन या दो मेन पोर्शंस के साथ कनेक्ट होता है। एक को कहा जाता है गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन और दूसरे को कहा जाता है आपके पास गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन और दूसरे को कहा जाता है पाइलोरिक जंक्शन या स्पिंटर। अब इसको ये फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं ये स्लॉट्स कैसे डिफाइन किए जाएंगे। देखिए, ये आपके पास एसोफेगस आ रहा है, ये रबड़ बैंड है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन, ये है आपके पास स्टमक और स्टमक का ये पार्ट कहलाता है कार्डिक, ये स्लॉट कार्डिक है, ये स्लॉट आपके पास एसोफेगस है। इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको कहते हैं गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन या स्पिंटर। उसके बाद नीचे वाले जंक्शन की बात करते हैं, ये स्टमक है और ये ड्यूडीनम है। स्टमक और ड्यूडीनम के दरमियान में जो कनेक्शन होता है रबड़ बैंड का उसे पाइलोरिक स्पिंटर कहा जाता है। बोलस इंटर करता है स्टमक में, बोलस यहाँ पे इंटर करेगा क्योंकि वो ट्रैवल करते हुए आ रहा था एसोफेगस से, और कहाँ इंटर करेगा, कार्डियक स्पिंटर में इंटर करेगा। मैं यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि आपके पास स्टमक जो होता है वो डायलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का और इसकी शेप क्या होती है, ये जे शेप्ड होता है और लोकेशन होती है इसकी लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जस्ट बीनीथ डायाफ्राम। बस ये इसकी लोकेशन है। स्टमक के दो स्पिंक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक स्पिंक्टर होता है आपके पास एसोफेगस और कार्डियक के दरमियान में, जैसे गैस्ट्रोफेजियल स्पिंक्टर कहा जाता है, और एक जंक्शन होता है आपके पास पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है, ठीक है, जो कि स्टमक और ड्यूडीनम के दरमियान में कनेक्शन का काम करता है। बोलिस आपके पास एसोफेजियल से इंटर करता है या एसोफेगस से इंटर करता है और जाके लोकेट करता है कार्डियक स्पिंक्टर के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास जब वो आपके पास आ जाता है, जो आपके पास बोलस है वो आ जाता है आपके पास कार्डियक पोर्शन के अंदर, ठीक है, कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक के अंदर जब आ जाता है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो फिर उसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन द स्टमक वॉल्स आर स्टिमुलेटेड टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। आपको पता है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और
वो स्टमक वॉल से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या शामिल है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं जिस चीज़ को सिक्रीट करते हैं स्टमक वॉल से, उसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो आपके पास कंपोज्ड होता है म्यूकस, ACL एंड अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिनोजेन। यानी कि आपकी जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर म्यूकस, ACL और पेप्सिनोजेन शामिल होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन तीन में से सिर्फ सबसे पहले ACL की बात करते हैं। ACL क्या करता है? ACL पहला काम क्या करता है? ACL कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को जो स्टमक वॉल से निकल रहा है और उसकी एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन के अंदर। ठीक होगी बात। यानी ACL ने पहला काम क्या किया? ACL ने जो स्टमक वॉल से पेप्सिनोजेन निकला था उसको उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? स्टमक का नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? जो ACL का नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? ये बैक्टीरियाज को किल करने के लिए भी यूज़ होगा। उसके बाद आपके पास जब ये बैक्टीरिया फूड को किल करने के लिए इस्तेमाल होगा, और नेक्स्ट जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि आपके पास आ जाता है वो ये होता है कि वो कन्वर्ट करता है आयरन को इन इट्स एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। यानी आयरन जब डाइट में होता है वो एब्जॉर्ब फॉर्म में नहीं होता, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। यानी ACL 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला क्या करता है? पेप्सिनोजेन जो स्टमक वॉल से निकल रहा होता है उसको उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और जो दूसरा काम करता है वो ACL से बैक्टीरियोसिडल होता है, यानी बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। और तीसरा जो आयरन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं होता उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन की। आप देखें ACL ने उस पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड, जैसे बुल्क ऑफ मटन भी कह सकते हैं, इनटू पॉली पेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। यानी जो पेप्सिन स्टमक के अंदर अब रिलीज हो जाएगा जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में मौजूद था, ठीक है, और ACL ने उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर दी जो उसकी एक्टिव फॉर्म है। तो स्टमक के अंदर जो प्रोटीन आएगी उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड चेन्स के अंदर, ठीक है, यानी स्मॉलर यूनिट्स के अंदर उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ये होगी यहाँ तक बात। उसके बाद बात करते हैं, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आता है कि ये जो पेप्सिन है सारी डाइट को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करने का काम करता है, और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक भी होता है, ठीक है। जैसे स्टमक की जो होती है वो एसिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 1.8 से 3 के दरमियान होती है, ज़्यादातर 2 के करीब डिफरेंट बुक्स में मेंशन है। तो यहाँ से इसे पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन में कन्वर्ट करने के बाद अब पेप्सिन जो होता है आपके पास ये स्टमक वॉल्स को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता? उसकी वजह ये है कि जब ACL स्टमक की वॉल्स के साथ टच करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वहाँ पे जो पेप्सिन मौजूद होता है उसको पेप्सिनोजेन मौजूद होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। सिर्फ वो उसी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है जो इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। उसके बाद स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसको फर्दर ब्रोक डाउन किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। अब पेप्सिन के फंक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, खुराक को और हिस्सों में तोड़ा जाता है और पार्ट्स में तोड़ा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? चर्निंग। अब चर्निंग क्या कहता है? द वॉल्स ऑफ स्टमक जो होती है ना वो कंट्रैक्ट भी करती हैं, रिलैक्स भी करती हैं। स्टमक का कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ठीक है, ये मूवमेंट हेल्प करती है जो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में होता है वो फूड में मिक्स हो जाए। जब वो सही फूड में मिक्स हो जाता है तो फूड स्मॉलर सब यूनिट्स में जब डिवाइड हो जाता है तो उससे हीट निकलती है। वो हीट जो होती है वो फैट कंटेंट या लिपिड कंटेंट को मेल्ट करने का काम करती है। दिस प्रोसेस इट कॉल्ड एज चर्निंग। यानी कि आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो आपकी स्मॉलर सब यूनिट जो होते हैं डाइट के उसको जब उसके साथ मिक्स करता है, जब सही मिक्स कर लेता है तो उसको फर्दर उससे जो हीट रिलीज होती है वो लिपिड कंटेंट को मेल्ट करने का काम करती है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चर्निंग कहा जाता है। उसके बाद सॉरी
इसके बाद द स्टार्च इन आवर बाइट ऑफ ब्रेड एंड प्रोटीन इन मटन हैव बीन पार्शली डाइजेस्टेड एंड फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सोप लाइक मिक्सचर कॉल्ड एज काइम। यानी इसके बाद जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है सोप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको काइम कहा जाता है। उसके बाद ये जो आपका स्मॉलर सब यूनिट वाला पार्ट होता है वो आपके पास फूड को लेकर जाता है, फूड को लेकर चला जाएगा आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर से आपके पास ड्यूडीनम की तरफ लेके चला जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ तक जो मैंने बातें की हैं, मैंने ये बात की है कि स्टमक जे शेप्ड होता है, ठीक है। डायलेटेड इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, लोकेशन इसकी लेफ्ट ऑफ एब्डोमन जस्ट बीनीथ डायफ्राम होती है। स्टमक के दो मेन पोर्शन होता है जिनको डोर्स भी कहा जा सकता है, स्टमक एंट्री डोर्स भी कहा जा सकता है। पहला डोर होता है जो एसोफेगस को आपके पास स्टमक की फर्स्ट पोर्शन, जिसे आप क्या नाम देते हैं, कार्डिक का नाम देते हैं, उसके साथ कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहा जाता है। दूसरा डोर ड्यूडीनम और स्टमक को पार्ट को कनेक्ट करता है, जिसे पाइलोरी कहते हैं, उसी वजह से इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। स्टमक जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है स्टमक वॉल से, उसमें म्यूकस, HCl और आपके पास एक स्पेशल एंजाइम पेप्सिनोजेन मौजूद होता है। ICL का पहला फंक्शन क्या है, कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, और ये पेप्सिन फर्दर कन्वर्ट करने का काम करता है आपके पास डाइट को या प्रोटीन्स को फर्दर उसकी पॉलीपेप्टाइड शॉर्टर चेन्स के अंदर। उसके बाद ICL का दूसरा काम क्या है, ICL आपके पास एंजाइम्स को बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। तीसरा काम क्या होता है कि ये आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसके अलावा एक और सवाल था इंटरेस्टिंग कि स्टमक वॉल्स को पेप्सिन डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता। मैंने आपको बताया कि ICL जो होता है वो जब स्टमक वॉल से स्ट्राइक करता है तो उसकी स्टमक वॉल उस HCl को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, तो वहाँ मौजूद पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रोसेस डिस्कस किया था आपके पास चर्निंग क्या होता है, जब आपके पास जो फूड होता है जो जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स अप होता है तो स्टमक उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके शेक करता है, ठीक है। इस प्रोसेस में आपके पास जो खुराक होती है, आपकी जो फूड होता है वो फर्दर स्मॉल पीसीज में डिवाइड होता है, ठीक है, और उसमें जो लिपिड होता है वो मेल्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को चर्निंग कहा जाता है। फर्दर जो स्टार्च और आपका होता है ब्रेड के अंदर और प्रोटीन मटन के अंदर, तो वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है एंड द फूड फर्दर सोप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको काइम कहा जाता है। उसके बाद पाइलोरिक रीजन से काइम गुजरता हुआ ड्यूडीनम स्मॉलर इंटेस्टाइन में क्या होता है, चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहला रीजन आता है ना बेटा आपके पास, वो आता है ड्यूडीनम आता है, और ड्यूडीनम जो होता है वो कंप्रोमाइज़ करता है आपके पास 10 इंचेस लॉन्ग होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस अकर्स। अब यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। पहला बाइल जो कि आपके पास लिवर से आ रहा होता है, एक पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियाज से आ रहा होता है, और एक अपना इंटेस्टिनल, इसका अपना जूस होता है, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस होता है। सबसे पहले जो लिवर से आ रहा होता है बाइल, वो क्या करता है, बाइल फ्रॉम लिवर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स थ्रू एमल्सिफिकेशन, यानी कि वो क्या करता है कि लिपिड के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको सेपरेट रखता है, ठीक है, यानी कि लिवर के इसके अंदर से जो बाइल निकलता है। पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस एक एंजाइम रिलीज़ करता है, मतलब डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ करता है जिनमें ट्राइप्सन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लिपिड्स मौजूद होते हैं। अब ट्राइप्सन क्या करता है आपके पास, आपको पता है प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन का काम करता है, और लाइफेज लिपिड्स की डाइजेशन का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटेस्टिनल जूस आ जाता है, ठीक है, ये इंटेस्टिनल वॉल्स से सिक्रीट होता है, ठीक है, और डिफरेंट तरह की डाइजेशन करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके पास ड्यूडीनम जो नेक्स्ट पार्ट होता है आफ्टर द स्टमक, फर्स्ट पार्ट होता है, ये कंप्रोमाइज़ करता है 10 इंचेस लॉन्ग ट्यूब से, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर द डाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पे लिवर से आने वाले बाइल का भी रोल होता है, पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियाज से आ रहा होता है उसका भी रोल होता है, और इंटेस्टिनल जूस का भी रोल होता है। बाइल क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में, जिसे थ्रू अमल्सिफिकेशन,
और पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेंक्रियाज क्या करता है, वो डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करता है जिनमें ट्राइप्सन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइफेज शामिल हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स की डाइजेशन में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इंटेस्टिनल जूस भी सिक्रीट होता है, ठीक है, जो कि इंटेस्टिनल वॉल से सिक्रीट होता है और डिफरेंट डाइजेशन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज, जो ड्यूडेनम के बाद 2.4 मीटर लॉन्ग होती है, जिसे जिजूनम कहा जाता है। जिजूनम क्या होता है आपके पास, जिजूनम इज़ 2.4 मीटर लॉन्ग, और इसका भी काम क्या होता है, रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ऑफ आवर बाइट्स को उसका क्या करते हैं, कन्वर्ट करना होता है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, जो नेक्स्ट ट्रैक आता है वो इलियम आता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है आपके पास, 3.5 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे इलियम कहा जाता है। ठीक है, इसका काम भी क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड से रिलेटेड ही होता है। यहाँ पे सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, अगर इनका इलियम का माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो वहाँ पे आपके पास सर्कुलर फोल्ड्स नज़र आएंगे, ठीक है, जिनको इलियम कहा जाता है। अब ये फोल्ड्स जो होते हैं ना आपके पास, ये न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाइज होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू करें अगर हम इलियम का, तो हमें जो फोल्ड्स नज़र आते हैं उनको हम इलियम का नाम देते हैं, ठीक है, विलाइज का नाम देते हैं। अब विलाइज क्या करते हैं, increase the surface area of the inner walls of smaller intestine and helps in the absorption of digestion of food, यानी जो फूड यहाँ तक पहुँच चुका होता है उसको कैपिलरीज और आपके पास लैक्टियल पार्ट में जो लिम्फ से रिलेट करता है वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार होता है। यानी विलाय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विलाय फूड स्ट्रीम के, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपकी एनर्जी के पैकेट्स को पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो विलायज होते हैं वो इन रिच होते हैं कैपिलरीज में और लिम्फेटिक सिस्टम में, कॉल्ड लैक्टियल। द वॉल्स ऑफ जो विलायज होती हैं वो सिंगल सेल थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं, सिंपलर शुगर एंड अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द विलायज। मैं अभी बता चुका हूँ, अगर आप गौर से देखें तो ये देखें आपको ये फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये फोल्ड्स जो नज़र आ रहे हैं, इनका जब माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया तो इनके ऊपर ये लॉन्ग चेन्स जो नज़र आ रही हैं इनको विलाइज कहा जाता है। अब इन विलाइज का जब माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया तो इनके अंदर आपके पास ये आपके ब्लड कैपिलरीज और एपिथेलियल सेल और आपके पास लैक्टियल लिम्फेटिक पार्ट्स मौजूद हैं। यहाँ से आपके पास जो एनर्जी का पार्ट होता है वो, क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेनल होता है तो इसमें डिफ्यूज़ हो जाता है। जब इसमें डिफ्यूज़ हो जाता है तो आपके पास ब्लड कैरीज देम अवे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया द हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, यानी जाहिर सी बात है हेपेटिक पोर्टल वेन तो लेवर से रिलेटेड है, तो यानी कि यहाँ से जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं या जो एनर्जी होती है, जो आपके पास सिंपलर शुगर और अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास यहाँ से ट्रैवल करके किस तरफ चले जाते हैं, लेवर की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, goes to the liver for filtering. Here toxin are removed and extra food is stored. टॉक्सिन रिमूव हो जाते हैं और फूड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टूवर्ड्स वाया द हेपेटिक वेन। नेक्स्ट क्या होता है आपको, लैक्टेलियल का काम क्या होता है, लैक्टियल का काम क्या होता है, ये कैरी करती है लिम्फेटिक डक्ट को वेयर द फ्रॉम वेयर दे इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे बात करते हैं, दोबारा इस बात को चलें रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया विलाइज होते हैं फोल्ड्स, ठीक है, इन फोल्ड्स का जब माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं तो इनमें एपिथेलियल सेल, सिंगल सेल मेम्ब्रेनल सेल होते हैं जिनमें कैपिलरीज और लैक्टियल मौजूद होते हैं। ये अमाइनो एसिड और सिंगल सिंपलेस्ट शुगर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद आपके पास ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर करती हैं और वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू लिवर में इसको ले जाता है, जहाँ पर टॉक्सिक और एक्स्ट्रा फूड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं लार्जर इंटेस्टाइन। अब लार्जर इंटेस्टाइन को अगर आप गौर से इसका व्यू करें तो आफ्टर डाइजेशन जब हो जाती है तो रिमेनिंग जो मास होता है ना, जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो इंटर करता है लार्जर इंटेस्टाइन में। इसके 3 पार्ट होते हैं, काइकम, कोलन और रेक्टम।
अब जो आपके पास कोलन होता है ना, वो असेंडिंग फॉर्म में भी होता है, ट्रांसफर फॉर्म में भी होता है, डिसेंडिंग फॉर्म में भी होता है और सिग्माइड फॉर्म में भी होता है, यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्म में ये होता है, ठीक है। जब यहाँ पे वेस्ट मटेरियल कोलन फ्रॉम कोलन क्या होता है, जब वेस्ट मटेरियल आ जाता है आपके पास काइकम में, यहाँ से आपके पास एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, वाटर ब्लड से क्या कर लिया, वाटर इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉलिड मैस्ट ब्लड में चला जाता है, यानी कि वाटर आसान अल्फाज में मैं समझाऊं तो उसमें से, ठीक है। सॉलिड रिमेनिंग जो फूड होता है जिसे फीसिस कहा जाता है, फीसिस जहाँ से ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और ट्रैवल करने के बाद कॉलन से ट्रैवल करने के बाद रेक्टम में जाते हैं, जहाँ रेक्टम से एनएस की ओपनिंग के थ्रू यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली कंट्रोल्ड इन अडल्ट, या अडल्ट इनको कंट्रोल कर सकते हैं और इन्फेनेट्स इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो स्मॉलर इंटेस्टाइन और लार्जर इंटेस्टाइन के पॉइंट पे होता है, जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ये नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस होता है जिसे फंक्शन अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है। अक्सर औकात जब यहाँ पे आपको पेन स्टार्ट होता है तो डॉक्टर इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका बॉडी के अंदर इतना कोई खास फंक्शन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिजिक्स के अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट का भी वो काम करता है और ब्लड स्ट्रीम में उसको इंटर करवाता है। उसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं कोलन के अंदर, वो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड का काम करते हैं, यानी कि विच इज़ नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। नाउ डिस्कस करते हैं हम रोल ऑफ लिवर को। तो लिवर आपके पास, ये तो आप चीज़ जानते होंगे कि लिवर जो है ना लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है, ठीक है, मल्टी लॉब्ड होता है, ठीक है, और डार्क रेडिश होता है। मैं दिखा देता हूँ इनकी इस स्लाइड पे, ये देखें डार्क रेडिश है। नेक्स्ट, लाई कहाँ पे करता है, मैंने बताया था स्टमक अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसी के फ्रंट पे लोकेशन इसकी होगी, जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। लिवर भी ऐसे ही था, वो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमन था, ये राइट साइड ऑफ एब्डोमन है, तो लोकेशन क्या ट्रेस हुई इसकी, इट लाइज बीनीथ द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमन, ठीक है। इन अडल्ट के अंदर इसका वेट कितना होता है, इट्स वेट अबाउट 1.5 kg, दैट इज द साइज ऑफ अ फुटबॉल, ठीक है। इसके अंदर ही अपीयर शेप्ड ग्रीनिश येलो सैक होता है जिसे गाल ब्लेडर कहा जाता है, लाइज अलोंग द राइट लोब ऑफ लिवर ऑन वेंट्रल साइड, यानी कि लिवर के ही राइट साइड पे, दैट इज वेंट्रल साइड पे आपके पास गाल ब्लेडर होता है। जब आपके पास लिवर अपना बाइल रिलीज करता है तो वो स्टोर होता है आपके पास गाल ब्लेडर के अंदर, और जब गाल ब्लेडर कंट्रैक्ट करता है ना तो वो फिर वो बाइल को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन ड्यूडीनम के अंदर थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। अब बाइल हैज़ नो एंजाइम्स, बट मैंने बताया था पहले भी आपको कि बाइल सॉल्ट कंटेन करता है जो एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का काम करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, it helps the lipids digesting enzymes to attacks on lipids, ठीक है। अब बिसाइड डाइजेशन क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, डार्क ग्रीनिश कलर का होता है, मल्टीपल इसके लोब्स होते हैं, जस्ट बीनीथ द डायफ्राम होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमन होता है, वेट 1.5 kg होता है, साइज ऑफ फुटबॉल के बराबर होता है। इसकी राइट वेंट्रल साइड पे ग्रीनिश लोब होता है जिसको गाल ब्लेडर कहते हैं। जब गाल ब्लेडर कंट्रैक्ट करता है तो बाइल रिलीज होता है जो कि ड्यूडीनम में जाता है कॉमन बाइल के थ्रू, और बाइल के पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता बल्कि बाइल के सॉल्ट्स होते हैं जिनको जो कि एमल्सिफिकेशन में हेल्प होता है, यानी इट हेल्प्स द लिपिड्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स टू अटैक ऑन लिपिड। सॉरी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि लिवर के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर पहला काम क्या करेगा, रिमूव्स अमाइनो ग्रुप्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो ग्रुप्स को वो अमाइनो एसिड से क्या करेगा, अलहदा कर देगा, यानी डी अमाइनेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो इनर साइड ऑफ वॉल्स को क्या कर सकता है, अगर टॉक्सिक ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रॉय कर सकता है।
ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब मैं ब्लड का टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि ग्रेव यार्ड ऑफ लिवर क्या, लिवर ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, लिवर होता है। मैन्युफैक्चर क्या करता है, मैन्युफैक्चर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स कॉल्ड फाइब्रोनिजन, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर, जब रिक्वायर होगा तो दोबारा ग्लाइकोजन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फर्दर ये कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स में कन्वर्ट करेगा और क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इनसे कोलेस्ट्रॉल। हीट भी प्रोड्यूस करता है जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। फर्दर ये स्टोर करता है फैट से सोलेबल विटामिन लाइक ए, डी, ई, की को एंड मिनरल आयन सच एज, आयरन को क्या करता है, ये स्टोर करता है। थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, रिमूव करता है अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, कन्वर्ट करता है अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर, डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को जो कि ग्रेवयार्ड है बिकॉज लिवर। अच्छा, मैन्युफैक्चर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है जिनको फाइब्रिनोजेन कहा जाता है, ग्लूकोज को ग्लूकागोन में ग्लाइकोजन में सॉरी और दोबारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ज़रूरत पड़ने पे कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। फर्दर बॉडी हीट टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। फैट सोलेबल विटामिन लाइक ए, डी, ई, की को स्टोर करता है, ठीक है, एज वेल एज मिनरल और आयंस और आयरन को भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट। तो पहला डिसऑर्डर क्या है आपके पास, डायरिया। डायरिया क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच सफरर हैज़ फ्रीक्वेंट वाटर लॉस, इसमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लूज बाउल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इट मे बी अकम्पनीड बाय एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग्स वगैरह होती हैं। इसके एब्डोमिनल पेन भी इससे होता है, नोजिया भी होता है और वॉमिटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इट अकर्स व्हेन वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब इन द ब्लड फ्रॉम कोलन, जब कोलन से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, आपको डायरिया हो जाता है। फॉर अ माल नरिश्ड इंडिविजुअल डायरिया कैन लीड टू सेवरल डिहाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, क्लीन वाटर टेक इन करेंगे और एसेंशियल साल्ट्स की न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, तो तब आपके पास इसका लॉस कवर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। ये भी क्या होता है, कंडीशन है जिसमें पर्सन हार्ड फिजिक्स फेस करता है और एलिमिनेट करना उसके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। इसमें हार्ड फीसिस होते हैं जिनको एलिमिनेट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसमें कॉजेज़ क्या हैं, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कॉलन होने लग जाती है, ज़्यादा कॉलन से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने लग जाती है, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स भी इसका एक कॉज है, डिहाइड्रेशन कॉज है, यूज़ ऑफ मेडिसिन भी इसका कॉज है, अगर ट्यूरम हो रेक्टम में या एनस में तब भी ये इसका कॉज है। मेडिसिन यूज़ की जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जैसा कि मेडिसिन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन कॉल्ड एज लेक्सेटिव्स, ठीक है, जिन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है, ठीक है। वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल, मेरी बात समझ आ रही है, यानी डाइटरी फाइबर्स उसको टेक इन करने पड़ेंगे इस कॉन्स्टिपेशन के डिसऑर्डर से मतलब छुटकारा हासिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्सर की। तो अल्सर आपके पास क्या है, अल्सर आपके पास बेसिकली पेप्टिक अल्सर इज अ सोर इन द इनर वॉल ऑफ गट, यानी सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द टिश्यूज ऑफ इनर वॉल, जो अंदर के टिश्यूज होते हैं, वॉल्स गट के जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या करना शुरू कर देता है, या स्टमक के वॉल्स को क्या करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ठीक है। इस क्योंकि ये अल्सर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस की वजह से होता है इसलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है, इन्फेक्शंस होता है, लॉन्ग टर्म ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, ठीक है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, कॉफ़ी टेक इन हो सकता है, ठीक है, और एटसेट्रा बहुत से इसके कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द साइन और सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं, एब्डोमिनल बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर मील और एट मिड नाइट, ठीक है। अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम उन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जो स्टमक में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकें,
जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इससे ये क्या हो सकता है, इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, this was all about digestion in humans. It is very important process in mammals. I have given thank you very much, and further I have given the link for my previous lectures in the description. If someone has missed my lectures, kindly just click on the link and complete his lectures. Do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.